जय हिंद दोस्तों। दिशा पब्लिकेशन के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शुभम अग्रवाल। दोस्तों आज बात करेंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को मिलने वाले कोटा पर जो उच्चतम न्यायालय का वर्डिक्ट आया है, निर्णय आया है, उसकी बात करेंगे और जानेंगे कि उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की बेंच ने कौन से महत्वपूर्ण बातें अपने फैसले में दी है। दोस्तों अभी संविधान में 103वां संशोधन करने के बाद जो समाज का सवर्ण वर्ग है वहां पर निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए कुछ कोटा निर्धारित किया गया था, जिसके तहत ऐसे संबंधित लाभार्थियों को जो सरकारी कॉलेजेस हैं और जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें 10% आरक्षित सीटें दी जाएंगी। लेकिन इस पर दोस्तों कई सवाल खड़े हुए थे, इसे संविधान के अनुरूप नहीं बताया गया था और इसके संबंध में एक याचिका डाली गई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट के भी बेंच ने अपना निर्णय सुनाया है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच में कुल मिला के 5 न्यायाधीश शामिल थे, जिसमें पूर्व मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित भी शामिल। इन पांचों जजों की बेंच में से 3 जजों ने एक मत दिया है और बाकी 2 जजों ने अपना एक मत दिया है। इस प्रकार मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का यहां पर रेशियो रहा है 3:2 और जैसा कि मेजॉरिटी का बहुमत माना जाता है तो बहुमत का जो फैसला है वही पूरी बेंच का फैसला यहां पर माना गया है। अगर बहुमत बेंच की बात करें तो जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, बेला एम त्रिवेदी और जेबी पार्डीवाला ने एक मत दिया है। इसके अतिरिक्त दूसरा मत जो है वो पूर्व जो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे यूयू ललित, उन्होंने और साथ में जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, इन्होंने अपना एक मत दिया है। दोस्तों जानते हैं कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के मतों में क्या चीजें कही गई हैं, आइए पूरी बात जानते हैं। सबसे पहले मेजॉरिटी अगर की बात करें तो मेजॉरिटी जो व्यू दिया है 3 हमारे न्यायाधीशों ने, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 103वां संशोधन करने के बाद जो नियम बनाया गया है ईडब्ल्यूएस कोटा का, ये किसी भी प्रकार से संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित नहीं करता, उसका अतिक्रमण नहीं करता, उसको नहीं तोड़ता। दूसरा जो ईडब्ल्यूएस कोटा है ये किसी भी प्रकार से जो संविधान के द्वारा समानता का जो एक सिद्धांत दिया गया है, समानता का जो प्रावधान किया गया है और जो मूल ढांचे के प्रावधान है उनमें से किसी को भी दोस्तों अतिक्रमित नहीं करता है ये ईडब्ल्यूएस कोटा का फैसला। यानी ये बिल्कुल सही है, संविधान के अनुरूप है, किसी भी तरह का कोई भी उल्लंघन यहां पर नहीं दिखाई दिया। साथ ही साथ यहां पे कहा गया है कि रिजर्वेशन जो एक्स्ट्रा दिया जा रहा है वो किसी भी प्रकार से जो पहले दिया जा रहा था आरक्षण उसके प्रोविजन को भी किसी भी प्रकार से गलत नहीं करता। यानी जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान के द्वारा समाज का जो अनुसूचित जाति वर्ग है, अनुसूचित जनजाति वर्ग है और अन्य पिछड़ा वर्ग है, इसके अलावा अल्पसंख्यक कोटा है, इन सभी के वर्गों के लोगों को पहले से ही आरक्षण दिया जा रहा है संविधान के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब जो एक्स्ट्रा जो अतिरिक्त आरक्षण दिया गया है वो इस पहले दिए जा रहे आरक्षण को किसी भी प्रकार से अतिक्रमित नहीं करता, वो इसमें कोई भी प्रभाव नहीं डालता। यानी पहले जैसा आरक्षण मिल रहा था उनको वैसा मिलता रहेगा। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही है जो काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि जो आरक्षण है वो एक ऐसा यंत्र है जो अफर्मेटिव एक्शन है, एक सकारात्मक क्रिया है किसी भी राज्य यानी किसी भी सरकार के द्वारा किसी भी बैकवर्ड यानी वंचित वर्ग के लोगों के लिए। यानी उन्होंने साफ तौर पे ये बात कही है कि वंचित वर्ग ऐसा नहीं है कि केवल वंचित वर्ग में ही है। यानी ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हों जो अनारक्षित श्रेणी के हों लेकिन फिर भी अभी भी वंचित वर्ग में रह गए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि किसी भी प्रकार से जो संविधान का मूल ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको किसी भी प्रकार से दोस्तों ब्रेक नहीं करता है सरकार का यह फैसला। अगर शिक्षा के बारे में मतलब अगर सरकार शिक्षा देने के लिए या शिक्षा बढ़ाने के लिए कोई भी निर्णय कर रही है तो वो संविधान के मूल ढांचे के विपरीत नहीं हो सकता। जैसा कि आपको बता दें कि ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत जो अनारक्षित वर्ग के जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं उनको सरकारी कॉलेजेस में कुछ सीट्स आरक्षित करके दी जाएंगी, यानी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि अगर सरकार का कोई फैसला ऐसा है जो शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है तो यह मूलभूत ढांचे के विरुद्ध तो कतई नहीं हो सकता।
दूसरी बात एक और भी कही, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है, नॉट जस्ट फॉर इंक्लूजन ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस इनटू द सोसाइटी बट आल्सो टू क्लास तो डिसएडवांटेजेस। यानी उन्होंने कहा कि आरक्षण जो है वो केवल इसलिए नहीं है कि केवल जो हमारे वंचित वर्ग के बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको आरक्षित किया जाए या उनको सुविधाएं दी जाए, उनको सोशली और इकोनॉमिकली आगे लाया जाए, बल्कि ये उन क्लासेस के लिए भी हैं जो डिसएडवांटेजेस हैं। यानी ये ऑल्सो टू द क्लास को डिसएडवांटेजेस, मतलब ये बाकी क्लासेस के लिए भी है, बाकी वर्गों के लिए भी यहां पर होना चाहिए जो अभी भी वंचित रह गए हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है जो बहुत खास बात है, वो ये है कि हमारे संविधान में यह कहा गया है कि 50% आरक्षण से अधिक आरक्षण सरकार नहीं दे सकती। मतलब अगर कहीं कोई मान लीजिए सरकारी भर्तियां हो रही हैं किसी जॉब के लिए, या फिर सरकारी किसी कॉलेज में शिक्षा के लिए कोई भर्तियां हो रही हैं, तो अधिकतम 50% सीटों का ही आरक्षण हो सकता है विभिन्न वर्गों के बीच में, इससे अधिक नहीं हो सकता। तो सवाल ये उठ रहा था ईडब्ल्यूएस कोटा पर कि 50% सीटें तो पहले से ही रिजर्व हैं विभिन्न वर्गों के लिए, तो अब जब आप ईडब्ल्यूएस कोटा दोगे तो या तो 50+ कर दोगे, वो वहां पे ब्रीच करेगा, और या फिर आप जो पहले से आरक्षित सीटें हैं उनमें से ही काट कर आप ईडब्ल्यूएस को दोगे। तो इस बात पर विरोध हुआ था, बट अभी यहां पर क्लियर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कि जो 1992 में ये फैसला आया था, इंदिरा स्वामी जजमेंट जो आया था, उसमें कहा गया था कि 50% रूल लागू किया जाएगा और 50% से ज्यादा सीटों को आरक्षित नहीं किया जाएगा। बट वहां पर यह बात नहीं लिखी है कि ये 50% रूल जो है ये नॉट इनफ्लेक्सिबल है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। मतलब सीधी सी बात है कि ये फ्लेक्सिबल है, जरूरत पड़ने पर इसको बदला जा सकता है और 50% से ज्यादा सीटें भी रिजर्व यहां पर की जा सकती है, क्योंकि जो 50% रूल है वो केवल और केवल हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों पर ही लागू होता है, उसी कम्युनिटी पर लागू होता है, जनरल कैटेगरी पर ये लागू नहीं होता। इसलिए जनरल कैटेगरी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वंचित हैं, जो वाकई में निम्न आय वर्ग में आते हैं, उनको इसका फैसला, इनका फायदा जो है वो नहीं मिल पाता। इसीलिए हमने ईडब्ल्यूएस कोटा लगाया है ताकि इनको यहां पे फायदा मिल पाए। दूसरी बात यहां पे एक बात और कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो हमारी शेड्यूल कास्ट है, यानी जो हमारे अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, इनके लिए संविधान में पहले से ही विशेष प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 15 का 4, 16 का 4 और 15 के 5 के द्वारा इन वर्गों को पहले से ही आरक्षण की विशेष सुविधाएं दे रखी हैं। इसीलिए इनके लिए अब अलग से कोई आरक्षण की व्यवस्था करना सही नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही स्पेशल प्रोविजन है। हाँ, जनरल कैटेगरी के लिए कोई भी आरक्षण व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए हमने केवल जनरल कैटेगरी के लिए ही ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है वो शुरू की है, ऐसा सरकार कहना था और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बात अब कह दी है। अब दोस्तों ये तो मेजॉरिटी व्यू था, अब माइनॉरिटी व्यू ने क्या कहा है उसकी भी एक बात कर लेते हैं कि जो हमारे दो जज थे रविंद्र भट्ट और जस्टिस यूयू ललित, उन्होंने बेंच ने क्या कहा है इस वर्डिक्ट को लेकर बात करते हैं। सबसे पहली बात जो उन्होंने कही है वो ये कही है कि जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है excluding the SC, ST and OBC saying they had these pre-existing benefit is injustice। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत आपने क्या कहा कि जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है आप उन्हें कोटा दे रहे हो 10% का, तो आप किस आधार पर यह कह रहे हो कि जो एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोग हैं वो कोई भी निम्न आय वर्ग में नहीं आते? ये आप किससे कह रहे हो? भाई निम्न आय वर्ग के लोग तो इस वर्ग में भी हैं, एससी में भी हैं, एसटी में भी हैं, ओबीसी में भी हैं। यहां पर भी कई सारे परिवार ऐसे हैं जिनकी आय इतनी अच्छी नहीं है, तो आप उनको भी ईडब्ल्यूएस कोटा दो। ये पहला इन्होंने कहा, जो माइनॉरिटी बेंच थी इन्होंने पहला पॉइंट ये रखा कि आपने ईडब्ल्यूएस कोटा से एससी, एसटी, ओबीसी को बाहर क्यों रखा। इसके जवाब में जो मेजॉरिटी पक्ष है उन्होंने क्या कहा कि जो एससी, एसटी, ओबीसी हैं इनको बाहर इसलिए रखा गया है क्योंकि इनको तो पहले से ही आरक्षित सीटें मिल रही हैं, पहले से ही आरक्षण मिल रहा है, इसीलिए इनको जरूरत नहीं है, इनके पास तो आरक्षित सीटें पहले से ही हैं, इसलिए इनको बाहर रखा गया है। तो यहां पे ये वर्डिक्ट हुआ। दूसरा यहां पर क्या कहा गया? दूसरा यहां पर यह कहा गया कि जो ईडब्ल्यूएस कोटा है वो क्या है, एक रेपरेटिव मैकेनिज्म है, क्योंकि इसके थ्रू क्या हो रहा है, इसके थ्रू जो एक्सक्लूजन किया गया है, जो एससी, एसटी, ओबीसी को हटाया गया है,
वो एक तरीके से समानता को डिस्क्रिमिनेट किया गया है, यानी भेदभाव किया गया है। भाई हमारे संविधान में सबके लिए नियम है, तो ईडब्ल्यूएस कोटा सबके लिए होना चाहिए। आप ऐसा करके संविधान की जो समानता की बात है, जो संविधान का मूल ढांचा है, उसका आप जो है वो अपमान कर रहे हो, उसका उल्लंघन कर रहे हो, उसको वॉयलेट कर रहे हो। हमारे संविधान में यह है कि भाई सब चीजें सबके लिए ही होनी चाहिए, इस बात का आप जो है उल्लंघन कर रहे हो। इसीलिए ये ईडब्ल्यूएस कोटा सही नहीं है, या फिर इसमें एससी एसटी ओबीसी को भी शामिल किया जाए। उनमें भी जो ईडब्ल्यूएस है, यानी इकोनॉमिकली वीकर हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, उनको भी ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत यहां पे क्या दिया जाए, आरक्षण दिया जाए। जो एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए, तब ये सही होगा, वरना ये क्या है, समानता का उल्लंघन है। तीसरी बात जो माइनॉरिटी बेंच ने कही है वो ये कही है कि 50% सीलिंग लिमिट जो है वो दोस्तों यहां पर क्या होगी, वाकई में ब्रीच होगी, उसको तोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि यदि आप अगर उसे तोड़ोगे नहीं तो आपको एससी एसटी ओबीसी का जो आरक्षण है उसमें से सीटें काट कर देनी पड़ेंगी। अगर उसमें से आप सीटें काटते हो तो उनका अधिकार आप छीनते हो, इसीलिए आपको रिजर्व सीटें तो बढ़ानी ही पड़ेंगी, वो 50% से बढ़ानी ही आपको पड़ेगी। और अगर आप ऐसा करते हो तो इसका मतलब क्या है कि संविधान में पुराना जो लिखा हुआ है आप उसे चेंज कर रहे हो, जो सुप्रीम कोर्ट के पुराने जो वर्डिक्ट हैं आप उन्हें चेंज कर रहे हो। यानी आप एक रास्ता खोल रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने वर्डिक्ट को भी पार्लियामेंट के द्वारा आप चेंज किया जा सकता है, या उसमें कोई रास्ता देखा जा सकता है। ये माइनॉरिटी बेंच ने बहुत ही महत्वपूर्ण एक मुद्दा उठाया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फैसला दिया है, भले ही से उसमें सुधार हो सकता है, लेकिन संसद अगर उसमें सुधार कर रही है तो एक रास्ता दे रही है, गेटवे दे रही है कि आगे भी ऐसे सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले होंगे जो बदले जा सकते होंगे, या जिनको बदला जाएगा, तो ये गंभीर मुद्दा हो सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की माइनॉरिटी बेंच ने ईडब्ल्यूएस कोटा को समर्थन नहीं दिया है। तो ये कुछ पॉइंट है जो मैंने आपके सामने यहां पर रखे हैं। अब आइए जान लेते हैं कि ईडब्ल्यूएस कोटा आखिरकार है क्या। तो आपको बता दें कि संविधान का 103वां संशोधन किया गया था 2019 में, नाम था 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसके तहत दोस्तों अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में कुछ संशोधन किया गया था। संशोधन करने के बाद इसमें एक एक उपबंध जोड़ा गया था, 15 में 6 जोड़ा गया और 16 में भी 6 जोड़ा गया था। इसका मकसद यही था कि जो हमारे सवर्ण कैटेगरी के लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनमें से जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार हैं, उन परिवारों के बच्चों को सरकारी नौकरियों और सरकारी जो संस्थान है उसमें पढ़ाई के लिए आरक्षित सीटें दी जाएं। 10% आरक्षण उनको इस बात के लिए दिया गया था। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर यह भी कहा गया कि जो हमारा 50% जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, ठीक है ना, 50% रिजर्वेशन पॉलिसी हमारी क्या है, वो एससी के लिए है, यानी शेड्यूल कास्ट के लिए है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है, जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं, यानी ओबीसी क्लासेस हैं, उनके लिए है। तो ये साफ साफ कहा गया कि ये क्या करेगा भाई, 50% जो इनको मिल ही रहा है, बाकी जो पुअर लोग हैं वो करेगा प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पुअर नॉट कवर्ड बाय द 50%। यानी जो ऐसे गरीब लोग रह गए हैं जो इस 50% रिजर्वेशन में नहीं आ पाते, यानी जो अनारक्षित श्रेणी के हैं लेकिन फिर भी गरीब हैं, उनको ये क्या करेगा, फायदा करेगा, उनके कल्याण के लिए बात दोस्तों करेगा। दूसरी बात ये करता है, ये दोनों को ही परमिशन देता है, दोनों को अनुमति देता है, राज्यों को भी और केंद्र को भी, कि वो अपने अपने क्षेत्रों में इनको प्रोवाइड कर सकते हैं, इस आरक्षण को दे सकते हैं जनता को, दोनों के लिए यहां पर करता है। अब तो सवाल ये उठता है कि भाई इसका क्या सिग्निफिकेंस है और क्या इसके कंसर्न है। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस तो आपको समझ में आ ही गया होगा, जो इनइक्वालिटी है उसको एड्रेस करता है। 10% जो कोटा है वो प्रोग्रेसिव है। क्यों प्रोग्रेसिव है? केवल ये मान लेना कि हमारे जो वंचित वर्ग है वो केवल एससी एसटी और ओबीसी है, इसके अतिरिक्त कहीं भी कोई वंचित वर्ग नहीं है, ये थोड़ी सी असमानता दिखाता है। बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो अनारक्षित श्रेणी का है, लेकिन वो भी कभी काफी पीछे है, उसके पास भी पैसा नहीं है, उनके पास भी आय के साधन नहीं है, इसीलिए उनको यहाँ पे लेके आना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों देखा गया कि भाई ईडब्ल्यूएस कोटा है वो इसी प्रकार के लोगों के लिए यहाँ पे लाया गया, ताकि भाई उन्हें अगर 50% रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल पा रहा तो यहां से उन्हें कुछ सहायता मिले और वो अपने स्तर से ऊंचा उठ सके। इसके अतिरिक्त दूसरी जो बात की गई है वो है इकोनॉमिक बैकवर्ड। अभी तक हमारे देश में क्या माना गया कि अगर आप किसी विशेष जाति समुदाय से हैं, विशेष वर्ग से हैं, तो इसका मतलब आप वंचित वर्ग में आते हैं। लेकिन यहां पर
इकोनॉमिक बैकग्राउंड की बात नहीं की गई। यानी यहां पर अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो अनारक्षित श्रेणी के हैं वो भी गरीब हो सकते हैं, इस बात को सोचा ही नहीं गया। तो यहां पर जो ईडब्ल्यूएस कोटा है वो यही कहता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैकवर्ड क्लास में नहीं आते हैं लेकिन उनकी स्थितियां आर्थिक रूप से अच्छी नहीं है और उनको यहां पर रिजर्वेशन जो है वो मिलना चाहिए और उन्हीं के लिए यहां पर ये काम किया। साथ ही साथ जो ये रिजर्वेशन है, जो ये आरक्षण है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू दिया गया है जिससे अपर कास्ट के जो पुअर लोग होंगे, जो गरीब लोग होंगे, जो इकोनॉमिकली वीकर लोग होंगे, उनको यहां पर कुछ सहायता जरूर मिल पाएगी। दोस्तों इसके अतिरिक्त यहां पे रिडक्शन है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का, उसको भी यहां पर किया गया कि भाई यहां पर जो है वो एक स्टिग्मा को रिमूव किया गया है जो आरक्षण के साथ दोस्तों जुड़ा हुआ था। हिस्टोरिकली कहें या किसी भी तरीके से कहें, हमारा जो आरक्षण था वो कास्ट बेस्ड था, यानी जाति के आधार पर दोस्तों मिलता था। यदि आप जातिगत हैं, किसी भी जाति के विशेष वर्ग में आते हैं तो आपको मिलेगा आरक्षण, अन्यथा नहीं मिलेगा। हाँ, क्रीमी लेयर का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी जाति में आप आते हैं, किसी भी आरक्षित श्रेणी में आप आते हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग है, और अगर आप क्रीमी लेयर से ऊपर हैं तो फिर आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। ऐसी व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। यानी यहां पर ऐसा नहीं है कि भाई किसी को भी मिल रहा है आरक्षण, नहीं। अगर आप आरक्षित श्रेणी में हैं और कहीं अगर आपका लेवल जो है वो क्रीमी लेयर से ऊपर है तो भी आपको जो है वो आरक्षण नहीं मिलेगा। ऐसी बात भी यहां पर कही गई है। अब कंसर्न क्या क्या है, यहां पर किस बात पर सबसे ज्यादा चिंता है कि ईडब्ल्यूएस के साथ गड़बड़ हो सकती है। सबसे पहली बात, अनअवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। प्रशासन को, शासन को ये नहीं पता कि सवर्ण वर्ग के जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग नहीं हैं वो शासन में कितने हैं। क्या शासन प्रशासन में सारे जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं वो सारे ही गरीब हैं या सारे ही अमीर हैं? ऐसा सरकार के पास कोई डेटा नहीं है। इसके एक लिमिट भी सेट की गई है कि 8 लाख इनकम जो होगी, रुपीस 8 लाख रुपए प्रति वर्ष की इनकम अगर किसी की है तो वो इस कोटा में नहीं आएगा। 8 लाख से कम है तो वो आ जाएगा। तो अब सरकार को ये नहीं पता कि क्या इनका जो रिप्रेजेंटेशन है, जो इनका प्रतिनिधित्व है, वो सरकार, शासन, प्रशासन में कम है या ज्यादा। ये सरकार के पास कोई भी डेटा नहीं है, इसीलिए यहां पे आरक्षण देना थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है। दूसरा जो कंसर्न है वो है आर्बिट्रेरी क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया यहां पर दोस्तों बहुत है, क्या है कि सरकार ने डिसाइड तो कर लिया इसकी एलिजिबिलिटी, लेकिन दोस्तों ये किसी भी प्रकार के स्टडी या डेटा पर बेस्ड नहीं है। सरकार को ये नहीं मालूम कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं, या कितने लोग ऐसे हैं जो सरकार प्रशासन में बैठे हुए हैं, या कितने लोग नहीं बैठे हुए हैं। जीडीपी पर कैपिटा इनकम कैसा है, ऐसा कुछ नहीं पता। हमारे राज्यों में जीडीपी की बात करें तो अलग अलग है भाई। कहीं पर जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जो इनकम है वो लोगों की बहुत कम है। अगर आप मुंबई, गोवा में जाओगे तो वहां पे बहुत ज्यादा है, समझे। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, अगर हम बात करें यहां पर गोवा की, तो गोवा की जो है वो हमारे देश में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम है। वहां पे 4 लाख पर कैपिटा इनकम है। और वहीं अगर बिहार की बात करूं तो वहां पे 40,000 पर कैपिटा इनकम है। यानी जहां गोवा में 4 लाख प्रति व्यक्ति आए हैं, बिहार में वही कितनी है, 40,000 है। अब ऐसे में आप डिसाइड कैसे करोगे कि कहां का सामान्य वर्ग, कहां पे आर्थिक रूप से कमजोर है, कहां पे आर्थिक रूप से ज्यादा। भाई गोवा में सबकी सैलरी ज्यादा होगी तो वहां पे आप कैसे डिसाइड करोगे, है ना। और बिहार में सबकी कम होगी तो वहां पे आप कैसे डिसाइड करोगे। इस प्रकार के बहुत सारे कंसर्न हमारे सामने निकल के आए हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इस मुद्दे पर आगे किस तरीके से बढ़ती है। हालांकि ये वर्डिक्ट जो सुप्रीम कोर्ट का आया है, इस पर चर्चाएं अभी खत्म नहीं होंगी। थोड़ा सा मामला राजनीतिक भी जुड़ा हुआ है। आप लोग जानते हैं भारत में इस तरह के इस विषयों को या इन जैसे विषयों को राजनीतिक बना दिया जाता है। अब आपकी राय क्या है, क्या ईडब्ल्यूएस कोटा वाकई में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस पर अपनी राय हमें जरूर दीजिए। तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रखेंगे दोस्तों। आप सभी लोग यहां पर उपस्थित रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये वीडियो पूरी देखी। इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपको ये बढ़िया लगी वीडियो, आपको सब कुछ समझ में आया है, तो दिशा पब्लिकेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या ईडब्ल्यूएस कोटा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी बढ़िया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लूंगा। आप सभी लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा ऊर्जाओं से भरे रहिए और आलस से दूर रहिए। आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद। It all starts with a belief. Belief to carve out a new path to bring knowledge. To build the leaders of tomorrow. We bring the way that leads to something new. To something better than the rest.
at the right moment, at the right turn, at the right page. Now unveiling the Outlook that is dynamic, accessible, and progressive.